नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब मलक नोमान लंगड़ियाल के पास, जो अपने धीमेपन और खुश गुफ्तारी की वजह से भी जाने जाते हैं। शोबा ज़राअत से लेकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी तक के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। अच्छा लंगड़ा साहब, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी तो हसन भाई, जब आपको कोई असाइनमेंट मिली हो, कोई जिम्मेदारी आप पे हो और उस जिम्मेदारी को आप अच्छे तरीके से निभा रहे हो, आपका ज़मीर मुतमिन हो, आपका दिल मुतमिन हो, तो मैं समझता हूँ जब आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, इट मीन्स कि वो आपकी कामयाबी है। सियासत में कैसे आए? सियासत में जी बड़ा आसानी से ही आप लगा लें कि 2001 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अनाउंस किए, तो मैं अपनी यूनियन काउंसिल से नाज़म का इलेक्शन लड़ा। तो 1 साल नाज़म रहा, उसके बाद फिर इलेक्शन जनरल अनाउंस हो गया 2002 का। तो फिर 2002 में सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा, तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने फतह दी। तो उसके बाद मेरा सिलसिला पॉलिटिक्स का शुरू हो गया। आपको क्या लगता है, लोग आपको देखें, आप मुसलसल इलेक्ट होते आए हैं जी, तो बहुत कम लोगों में ये ऐसा होता है, उन्हें इत्तेफाक होता है कि वो आते हैं और फिर होते चले जाते हैं कामयाबी की तरफ। आपकी ऐसी क्या बात है कि जो आपके वोटर को इतनी पसंद आई? कभी आपने सोचा होगा ना कि जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिलती है, वो क्या है? देखिए हसन भाई, मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आप अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स के साथ अगर झूठ ना बोले, उनके साथ आपका एक ऐसा रिश्ता बन जाए जिसमें वो आप पे इत्मीनान करने लग जाए, तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी की और वोटर्स की दिल जीतने की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। 2002 से मैं अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ और अल्लाह ताला फतह दे रहे हैं। तो उसमें मैं अपने हलके में ये गारंटी करता हूँ कि कोई बंदा मेरे हलके का उठ के ये नहीं कह सकेगा कि नोमान लंगड़ियाल ने मेरे साथ झूठ बोला है या मेरे साथ उसने कोई गलत बयानी की है। तो मैं तो इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो आपकी कामयाबी में अगर मैं बात करूँ, सियासी कामयाबी में, जो इलेक्शन है जिसमें आप कामयाब हो जाते हैं, उसमें आपकी फैमिली का कितना का आपको लगता है रोल है? सियासी फैमिली है आपकी? बिल्कुल। मैं आपको एहसन भाई बताऊं कि मैं समझता हूं कि बहुत चंद फैमिलीज पंजाब की ऐसी हैं जिनकी 3 जनरेशन में अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी। मेरे दादा मिनिस्टर रहे 56 में, मेरे वालिद साहब 93 में मिनिस्टर रहे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मिनिस्ट्री दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने दादा से लेके अपने वालिद की बात करूँ और अपनी करूँ, तो इन्होंने सारों ने अपना नाम बनाया है, ना कि अपना किरदार और अपनी शख्सियत को डैमेज होने दिया है। तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब का ज़िला साहिवाल में नाम चलता है, उनकी क्रेडिबिलिटी है। मेरे दादा की बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, उनके नाम पर सड़क बनी हुई है, पुलिस स्टेशन बना हुआ है, कॉलोनी बनी हुई है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुझे असासे में मिली हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने बाप दादा का नाम जितनी उन्होंने इज़्ज़त बनाई है उसको लेके चलूँ, क्योंकि इज़्ज़त कमाने के लिए आपको मुद्दे लग जाती हैं, लेकिन गंवाने में आपको कोई टाइम नहीं लगता। कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की सियासत देखें ना, तो वहाँ कुछ शख्सियात आपको नज़र आती हैं, मूवमेंट, एक कल्चर जिसे कहते हैं। एक होता है कस्बे वाले कपड़े पहने हैं, वेस्ट कोट है, और बड़ी सी गाड़ी से भी सियासतदान उतरते हैं और किसी से आधा हाथ मिलाते हैं, किसी से पूरा मिलाते हैं। खुशकिस्मत होते हैं जो उनसे पूरा हाथ मिला लें। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़े वज़दार भी हैं, बामरवत भी हैं। कुछ मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को देखा
कि वो लोगों को जब खाना खिला रहे होते हैं तो खुद अपने हाथ से प्लेटें भी दे रहे होते हैं कि यार आप पकड़े खाना डाल लें। इसी तरह चौधरी परवेज साहब के अंदर भी ये मैंने बड़ी खुसूसियात इस तरह की देखी जो मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस हुआ। और मेरी इस पूरे करियर के अंदर तीसरे आदमी आप है जिन्हें मैंने देखा कि खुद आगे एक जाते हैं और सर्व भी करते हैं और पूछते भी हैं। तो ये डिफरेंस कैसा है? देखिए एहसन भाई, बात ये है कि जो ओहदे होते हैं ना जी, ये आर्जी होते हैं। जो आपके तल्लुकात होते हैं, जो आपके दोस्ती के रिश्ते होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो उसमें बस ये है कि जब आप डाउन द अर्थ रहें, आर्जी में रहें, तो वो आपके दोस्त अहबाब भी आपको पसंद करते हैं, अल्लाह ताला की भी आप पे रहमत होती है। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो हैं या बड़े लीडर आदमी जो, ये पाकिस्तान की आवाम भी उन लोगों को समझती है जो बड़ी सी गाड़ी में आते हैं, पीछे भी गार्ड आगे भी गार्ड, तो वहाँ शायद डाउन टू अर्थ होने वाला इतना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन आपके अंदर है बहुत ज़्यादा। आप डाउन टू अर्थ हैं और आप करते हैं इसी तरह। तो ये जो चीज़ है जो बीइंग डाउन टू अर्थ, ये सियासत में या वोटर के पास आपको फ़ायदा देता है या नहीं देता? एहसन भाई, बहुत फ़ायदा देता है। और दूसरी बात ये है कि ये फ़ायदा आपको वक्ती तौर पे नहीं मिलता, ये फ़ायदा आपको परमानेंट मिलता है। जब आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और आप अपने हल्का अहबाब में जाते हैं, आप अजीज़दारों में, दोस्तों में, तो हर जगह पे ये आपको फ़ायदा देता है। और फ़ायदा इस तरह देता है कि कोई भी आपका अजीज़, वो जैसे कहते हैं ना, फील फ्री करता है कि मैं नुमान के साथ हर तरह की बात कर सकता हूँ, उसे झिझक नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। दिल में बात रखने के बजाय जो बंदा दिल में से बात निकाल दे, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। अच्छा, ये बताइए एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी? एजुकेशन ये स्टार्ट तो मैंने लिया था एसन कॉलेज से। एसन कॉलेज के बाद मैं फिर एफसी कॉलेज में पढ़ा। तो एफसी कॉलेज के बाद जो मैंने बीए किया वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया जी। तो एजुकेशन जो थी, मुझे अल्लाह का शुक्र है जी, अच्छा माहौल मिला और अच्छे दोस्त मिले, तो अच्छा रह गया जी। अच्छा रह गया। अच्छा, एक होती है सियासत आपकी फेडरल लेवल की, आप फेडरल में भी रहे और पंजाब के अंदर भी आप इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, तो ज़्यादा अच्छी सियासत जो है, यानी या ज़्यादा अच्छा माहौल आपको कौन सा लगता है, फेडरल लेवल पे या पंजाब लेवल पे? देखिए सर भाई, जो प्रोविंशियल लेवल है ना जी, इसमें आप मासेस में रहते हैं। इसमें आपका 100% जो मामलात हैं वो मासेस में हैं। हर जो आपका वोटर है उसका मामला ऐसे सूबाई महकमे के साथ है जो पंजाब ही के साथ मुतल्लिक है। फेडरल गवर्नमेंट में हमारे जो वोटर्स हैं वो नॉर्मली गैस की बात कर लेते हैं या बिजली की बात कर लेते हैं। ये दो महकमे वहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमारे लोकल लेवल में मासेस में मतलब कि कोई ज़रूरत होती है। अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, उनके जो महकमे हैं, वो फेडरल लेवल पर ही मतलब कि उनकी पिज़राई होती है और वहाँ पे ही वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस लिहाज से पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का अगर आप मुआवजा करें एज अ मिनिस्टर, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर आपका माहौल टिपिकल आपके लोगों के बीच में है, वहाँ पर माहौल आपका थोड़ा सा एग्जेक्टिव है, मतलब कि आपको उतनी सोशलाइजिंग नहीं मिलती जितनी आपको पंजाब में सोशलाइजिंग मिलती है। हर इंसान के ना टारगेट्स होते हैं और जब वो कोई भी करियर करता है शुरू, तो उसके टारगेट होते हैं मैंने यहाँ तक जाना है या वहाँ तक जाना है। वो कुछ अटेन कर लेता है तो फिर आगे की सोचता है। तो सूबाई वज़ीर तो आप बन चुके हैं, अब इसके आगे सीएम की सीट और फिर प्राइम मिनिस्टर, किधर जाना चाहते हैं? देखिए एहसन भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने भी आपके पंजाब में पॉलिटिशियंस हैं, उनका सबसे पहला जो ख्वाब होता है कि जी हम एमपीए बन जाएं या एमएनए बन जाएं। जब वो एमपी एमएनए बन जाते हैं तो फिर उनका बहुत ज़्यादा वो छलांग लगाएं, न्यू कमर्स जो होते हैं, जी हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन जाएं।
और उससे भी कोई खुशकिस्मत होता है तो वो मिनिस्टर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका जो फाइनल गोल होता है वो तो होता है मिनिस्ट्री तक। जी जी। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो आपके मुकद्दर हैं, अल्लाह ताला वो मुकद्दर जिसको मर्जी दे दे, उसमें तो किसी भी सियासतदान का किरदार नहीं होता। तो मैं इसमें तो इतना बिलीव करता हूँ कि जो आपकी मैक्सिमम पोस्ट है एज अ पॉलिटिशियन वो मिनिस्टर की है, और मिनिस्टर के बाद जो ऊपर वाला होता है वो अल्लाह ताला की देन है, वो जिसको मर्जी दे दे। लेकिन कहते हैं ना जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिश तो होती है ना। ख्वाहिश देखें एहसन भाई, कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना होगी कि वो खूब से खूब तर हो। इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स तो यहाँ पे है नहीं। जब आपने इलेक्शन लड़ना है किसी न किसी पार्टी के साथ आपने मुंसलिक होना है, और उसमें अगर आपका जो कायद है, पार्टी का हेड है, वो आपको खुश होकर कोई भी ओहदा देना चाहे तो वो दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा नुमान साहब, गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आता है जी। बहुत ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? एक्चुअली मेरे भाई, गुस्से की भी नौयत होती है ना कि जब बंदा टेंशन में हो तो उसका गुस्सा और होता है। अच्छा। और कोई वैसे कोई खराबी हो जाए उसका गुस्सा और होता अंदर से है। जो गुस्सा आता है वो किस बात पे आता है? अल्लाह का शुक्र है इस तरह का गुस्सा नहीं आता। अच्छा ठीक हो गया। आइडियल कौन है जी आपकी जिंदगी में? देखिए एहसन भाई, बात यह है कि एज अ पॉलिटिशियन मैं अगर बात करूं तो हमारी फैमिलीज थी, आपको पता है जैसे ये फ्यूडल फैमिलीज होती हैं, ये इक़्तिदार की तरफ ही जाती हैं, अपनी मर्जी के ही फैसले होते हैं जो हम करते हैं, फिर आगे जाके हम अपने हलकों में अपने लोगों को कन्विंस करते हैं और लोग कन्विंस भी हो जाते हैं। जब से इमरान खान साहब पार्टी इन्होंने बनाई और इन्होंने मेहनत की, जब मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया 2017 में, तो मैंने वहाँ पे, मुझे खान साहब ने कहा कि थोड़ा सा स्पीच करो। मैंने वहाँ पे ये बात की, मैंने कहा सर बात ये है कि हम पॉलिटिकल फैमिलीज जो थे ना, हम फैसले लालच के करते हैं कि जिस तरफ गवर्नमेंट जा रही है हम उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके पास आया हूँ तो यकीन मानिए कि एक वतन की मोहब्बत और आपकी शख्सियत और आप ही का जो स्लोगन है उसे लेके मेरे लोगों ने मुझे कन्विंस की है, और हम सारे मिलके आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं कि आप ही हैं जो ट्रेंड चेंजर हैं। इस जो ट्रेंड हमारे मुल्क का चल रहा है उसको चेंज करेंगे, और वो चीज़ जो है कन्विंस होके आज अल्लाह ताला ने फतह दी, उनकी पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा और आज हम इस मुकाम पे हैं। अच्छा, जब इंसान एफर्ट करता है स्टार्ट में तो उसमें एक एनर्जी होती है, एक जज्बा होता है कि मैंने ये चीज़ अटेन करनी है। तो अगर आप थोड़ा सी ऑब्जर्वेशन देखें पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात की, तो जब सियासतदान इक़्तिदार में नहीं आते तो एक एफर्ट होती है, एक एनर्जी चल रही थी कॉन्स्टेंट, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर शायद रिलैक्स हो जाते हैं। इमरान खान साहब को जब आपने देखा, जब आप मिले, उस वक्त वो एक मूवमेंट में थे, जब आपने उनको ज्वाइन किया, आज गवर्नमेंट में 2-2.5 साल हो चले हैं, आपको लगता है वही एनर्जी, वो एक जज्बा जो पहले था वो आज है या उसमें कमी आ गई है? देखिए एहसन भाई, बात ये होती है कि जब आप फील्ड में से बाहर होते हैं तो आपकी सोच और होती है। जब आप फील्ड में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल जिंदगी में आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत हर्डल्स होती हैं। आप किसी भी महकमे को ले ले पाकिस्तान के, क्योंकि मैंने तो दोनों जगह पे सर्व किया, फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हूँ। बाय गॉड ये माफिया बने हुए थे, जैसे एक मोहरें नहीं लगी होती, ये मोहरें लगी हुई हैं महकमों पे कि जी हमने ठीक नहीं होना, हमने अपनी दिलों पे तो नहीं लगनी कहीं। सर देखिए, दिलों पे जो माफी हैं वो तो दिलों पे भी लगी हुई हैं। अब इन माफियों को तोड़ा है तो खान साहब ने ही तोड़ा है, और मैं समझता हूँ कि मेरे कायद का कोशिश है
एक स्ट्रगल है वो दुनिया भी देख रही है। जितनी रुकावटें हमने इन 1.5 सालों में देखी हैं, हर जगह पे हमें एक्सपीरियंस का ज़रूर हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो फिर कहते हैं कि मारे खाने के बाद ही आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जी हम उम्मीद अच्छी कर रहे हैं जी। एक चीज़ जो उस बंदे की क्वालिटी है उसको कोई बंदा फरामोश नहीं कर सकता कि वो ईमानदार है, मुल्क के साथ सिंसियर है। सर जब एक ही क्वालिटी एक आम आदमी को पता लग जाए ना जी, उसको ये तसल्ली ज़रूर होती है कि मुल्क डूबेगा नहीं, मुल्क की मगफरत ही होगी, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बताएं कि अभी जो कोरोना का जो वायरस आया है इसमें तो लॉकडाउन और ये सारा कुछ, और अभी तक जो स्टैटिक्स आ रहे हैं कि 1.5-2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक हो रही है या हो चली है या उसको नुकसानात हो चुके हैं। आपको क्या लगता है अब जब कोरोना ये जो की वजह से जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा, हालात थोड़े बेहतर होंगे, तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा सेटबैक है वर्ल्ड वाइड है, उससे कैसे रिकवर किया जा सकता है? देखिए हसन भाई, अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो आप देखें जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका बेड़ा गर्क हो गया है। हम तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और मैं समझता हूँ कि ये खुसूसी अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं। और हमारे ये जो वायरस है इसने नो डाउट डैमेज तो किया, लेकिन उस लेवल पे डैमेज नहीं किया कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते या हम बहुत ही बुरे हालात में चले जाते। अब जैसे आपको पता है कि अब अनकरीब हम उसमें नरमी ला रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करूँगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका बहुत बड़ा किरदार है हमारी आवाम को अवेयरनेस देने का। अब आप एक गांव में भी जाए ना, वहाँ भी आपको लोग ये बातें करते नजर आएंगे, भाई दूर से सलाम लेना है, एक दूसरे से फासला रखो, खांसी ना करो। ये चीजें मेरे भाई कब लोगों में थी, औरतों में ये अवेयरनेस आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इन 1.5-2 माह में कोरोना के, और उस जो इन्होंने सेंसिटाइज किया उससे लोगों में एक शऊर आ गया। अब आप देखें जो हमारी इंडस्ट्री की रिलैक्सेशन दी है, इंडस्ट्री में एक तकरीबन 40 विंग्स का एक वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में 40 ऐसे मामलात आते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ती है, और अल्लाह की मेहरबानी से ये अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें जब ये लोग हमारे जाएंगे, मजदूरियां करेंगे, थोड़ा सा मोहतात भी रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इकॉनमी बेहतर होगी। फिर उसके बाद जी मैं अभी यहाँ ब्रेक लेता हूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा नुमान साहब, एक तो ये है कि जो बात आपसे ब्रेक से पहले हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक हो रही है, दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आई हैं, यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो इस अंदाज में कि आपका मिडिल ईस्ट ले लें, आप अपना यूरोप देख लें, उनकी भी इकॉनमियाँ डूबी पड़ी हैं। और रॉ मटेरियल की बात करें, चाहे फूड के हवाले से है या वैसे भी जो आइटम है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी बड़ी बूस्टअप हो सकती है। और उसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का कि अगर वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जाएं तो पाकिस्तान ना सिर्फ इकॉनमी पे ओवरकम कर सकता है बल्कि यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक हवा क्रिएट हुआ वो भी ख़त्म हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए हसन भाई, मैं आपको बड़ा खुला बताता हूँ कि जब ये मिनिस्ट्रियाँ मिल रही थी तो मेरे कायद ने मेरे से इंटरव्यू किया, मुझे पूछा, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीजिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर का है और आगे मैं खुद भी एग्रीकल्चर करता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का
और उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने कायद इमरान खान का, अपने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का। अच्छा, मैं थोड़ा सा आता हूँ कि ज़राअत के अंदर जैसे आपने बातें बताई, इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है वैल्यूडेशन का जो जी है। और अगर वैल्यूडेशन कर लें आप रॉ की बजाय उसको प्रोडक्ट को तैयार करके और करें तो डेफिनेटली इसका मार्जिन बढ़ा है। दूसरी बात है कि दुनिया भर में वो जा सकती है और एक पूरी एक इंडस्ट्री वजूद में आ सकती है, बड़ी इंडस्ट्री वैल्यूडेशन की। इस वक्त पाकिस्तान जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर फोकस कर ले वैल्यूडेशन पर, जो लगता है तो ये प्रोडक्ट्स अगर बढ़ जाती हैं तो इकोनॉमी भी बेहतर होती है, फिर आपका रेवेन्यू आएगा, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट। तो वैल्यूडेशन के ऊपर आपकी मिनिस्ट्री अभी तक क्या किस हद तक काम जो है वो कर चुकी है और मजीद क्या कर रही है? ऐसा भाई, इस पे मैं आपको अर्ज करूं कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ महबूब सुल्तान साहब मिनिस्टर थे, फिर खुसरो बख्तियार रहे, अब नए फ़खर इमाम साहब आ गए हैं। तो मेरी पिछले 2 मिनिस्टर्स के साथ इस टॉपिक पे मीटिंग हुई और उस पर मैं आपको ये बताऊं कि वैल्यू एडिशन जो है वो एक बहुत बेहतरीन हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अब लोकल लेवल पे वैल्यू एडिशन में मैं अगर बात करूं तो हमारा जैसे आम है, हमारा ये अंगूर है, हमारा ये अमरूद है, किन्नू है, ये वैल्यू एडिशन पे बेहतरीन जा सकते हैं। आलू है। अब बात ये है कि हम एज अ पाकिस्तानी, ये हमारे पास जो फसलें हैं ये हमारे पास, मैंने पहले बताया कि अल्लाह के फजल करम से सरप्लस है। हम इस लेवल पे नहीं सोच रहे कि ये वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली अगर प्राइवेट सेक्टर इन होगा, प्राइवेट सेक्टर को हम इंसेंटिव देंगे तो फिर ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने के हमें काम आ सकती है लोकल लेवल पे, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग इनको मतलब कि उस नज़रिए से खा लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये हमारे पास आम है। तो इसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें ज़रूर सोच रही है, क्योंकि मेरी खुद मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स में हमने वैल्यू एडिशन को बहुत अहमियत दी है। मतलब आप पैकेजिंग की बात कर लें, पैकिंग की बात कर लें, वो एक अलग से इंडस्ट्री बन सकती है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब लोग जो हैं वो इस तरफ सोच रहे हैं कि वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं और इंशाल्लाह ताला वैल्यू एडिशन में हमें बहुत फायदा होगा। अच्छा, वैल्यू एडिशन के साथ साथ देखें आप दुनिया भर में आप देखें तो एक रिसर्च है नजर आ रहा है। रिसर्च एक बहुत बड़ा सेक्टर है जी, जिस पे काम किया जाता है। अभी कोरोना ने ये दुनिया में साबित किया कि इंसानों के अंदर सिर्फ एक वायरस आने से हमारी इकोनॉमियाँ डूब गई। डिफेंस की पूरी एक पैराडाइम शिफ्ट हमें नजर आ रही है कि फ्यूचर में अगर हमने अपनी कौम की सिक्योरिटी ही करनी है तो वो कैसे करनी है। सही है। इसी तरह थोड़ा सा एक फियर है कि जैसे कल को कोई किसी ज़राअत के अंदर ही कोई वायरस आ जाए तो डेफिनेटली उसको काउंटर तो आप कर सकते हैं रिसर्च की बेस के ऊपर। सही है। और आज हमें शायद पहले से ज़्यादा मुहक्किकीन की, डॉक्टर्स की और साइंसदानों की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर की चैलेंजेस और जो वॉर्स हम लड़ सकें डिफरेंट सेक्टर्स की। ज़राअत के अंदर वो जो रिसर्च का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, फिर ये कि दुनिया भर के अंदर जैसे अब रिसर्च होती है, अब वहाँ आपको सेल्फ प्रोटेक्टिंग प्लांट्स नज़र आते हैं जो स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है। कीड़ी अगर कोई मकड़ी आके खाती है या कोई कीड़ा उसको आके खाता है फसलों का तो वो खुद ही मर जाता है। पाकिस्तान में भी ज़राअत में हम इस सेक्टर में इतना पीछे क्यों हैं? देखिए ऐसा भाई, वो बात वहीं पे आ जाती है कि ज़राअत को पिछली गवर्नमेंट्स ने सेकेंडरी डिपार्टमेंट समझा और इस पे उस तरह तवज्जो ना दी। अगर आज आप हमारा सबसे पुराना एग्रीकल्चर सेंटर है तो वो अयूब रिसर्च है फैसलाबाद में। अगर आज उसे आप जाके विजिट करें तो आपको वहाँ पर माहौल नजर आएगा। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का माहौल अच्छा हो तो ऑब्वियसली वहाँ काम करने का भी मजा आता है और वहाँ पे आप दिल लगी से भी काम करते हैं। आपके अयूब रिसर्च का ये हाल था कि उसकी बिल्डिंग देख के आप कानों को हाथ लगाते कि ये बिल्डिंग एग्रीकल्चर रिसर्च की बिल्डिंग है। हमने इन 1.5 साल में अब जाके आप देखें उसको रिहेबिलिटेट किया है, खूबसूरत बिल्डिंग बन गई है, अच्छा माहौल दे दिया है अपने साइंसदानों को। इस वक्त जो 1.5 साल के अंदर 12 ऐसे सीट्स मुतारिफ हुए हैं जो
प्राइवेट लोगों ने मतलब कि हमारे पास करवाए हैं। तो जो रिसर्च है, अब इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 अरब रुपया रिसर्च के लिए मुख्तस किया है। तो ये मैं समझता हूँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से अब हम आगे चल रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह आगे चल के अपनी फसलों की औसत पैदावार और अच्छे बीज मुतारफ कराने के लिए एक स्ट्रीमलाइन कर लिया है। क्योंकि ऐसा भाई मैं ये भी बताता चलूँ कि इन 1.5 साल में हमने तकरीबन मुख्तलिफ फसलों के 106 बीज जो हैं वो अप्रूव नई वैरायटीज़ की हैं। अच्छा। और ये वो वैरायटीज़ हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें खजूर है, जिसमें बेर हैं, जिसमें गंदम है, जिसमें कॉटन है, जिसमें शुगर केन है, मतलब कि फॉडर में है, ये सब चारा में है कई। तो ये वो यकीन करें कि 2 साल से ये जो थे ना पाइपलाइन में थे, इनकी अप्रूवल नहीं तो पिछले दौर ने की। तो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि रिसर्च पे हमारा फुल फोकस है। हम इंशाअल्लाह ताला रिसर्च में बेहतरी ला रहे हैं, जो हमारी फसलें अच्छा मतलब पैदावार दे सकें, हम उन फसलों के बीजों के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट इस वक्त इंशाअल्लाह ताला उनको एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमने दिया है इनको रिसर्च वालों को, इनका हमने जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया, 4 ईयर किया। आगे हसन भाई 15-15 साल एक ही स्केल में वो बेचारा बैठा रहता था, तो वहाँ पे वो रिटायर हो जाता था, उसे प्रमोशन नहीं मिलती थी, उसे नया स्केल नहीं मिलता था। अब अल्लाह के फजलो करम से साइंटिस्ट खुश हैं, उनको 4 ईयर हमने दे दिया है, उससे उनका सर्विस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब उनमें एक मेहनत करने का जज्बा भी आ गया है, एक कोशिश करने का जज्बा भी आ गया, और प्रैक्टिकली अब अयूब रिसर्च में अल्लाह के फजलो करम से काम हो रहा है। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो किस हद तक आपने ज़राअत के अंदर, अगरचे कि अब खासा पाकिस्तान में भी चेंज आ चुकी है, लेकिन अभी भी वही ऑर्थोडॉक्स किस्म के मेथड्स पाकिस्तान में ज़राअत के अंदर यूज़ होते हैं। आप इंडिया का देख लें तो वहाँ पर आपको पर एकड़ की पैदावार जो है कहीं ज़्यादा हमसे आगे है, और ये आजकल कंपैरिजन हम करते भी हैं कि इंडिया में गंदम की पैदावार हमसे पर एकड़ क्यों ज़्यादा और बाकी, और पाकिस्तान के अंदर पर एकड़ जो है वो क्यों कम है। तो उसमें एक तो ये है कि वो कम क्यों है, दूसरा ये कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो आपने अपनी मिनिस्ट्री में आगे किस हद तक कोशिश की है कि जनाब वो ज़्यादा हो। देखिए हसन भाई, मैं आपको बताऊं कि आपके भी इल्म में है कि मेरे कायद इमरान खान साहब ने जहांगीर खान तरीन साहब को एग्रीकल्चर का टास्क का इंचार्ज बनाया था। तो मैं समझता हूँ उन्होंने 1.5 साल में जितने काम एग्रीकल्चर के लिए किए वो भी मतलब कि नाकाबिले फरामोश हैं। उसमें जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें अब जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें राइस में आई है वो है ये जो राइस प्लांटेशन है पौधों की, ये मशीन के ज़रिए होती है। हम जो मैनुअली 1 एकड़ में जो पौधे लगवाते हैं मैनुअली लोगों से, वो अराउंड हमारे 65,000 लगते हैं। ये जो प्लांटेशन मशीन है ये 1 लाख पौधा लगाती है। अब देखें कि 35% पौधे ज़्यादा लग गए, उससे ये होगा कि आपके नंबर ऑफ प्लांट पूरे हो गए और आपकी औसत पैदावार उस पर डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद जो दूसरा मामला है कि जो राइस हार्वेस्टिंग है उनकी प्रॉपर मशीनें नहीं थी। फिर ये हमने बैंकों के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, प्राइवेट सेक्टर को बीच में ला के, और उनको हमने आसान रेट्स पे और प्लस सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ डील हो रही है। उसमें हम तकरीबन कोई 200 के करीब हार्वेस्टर मंगवा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राइस की हार्वेस्टिंग करेंगे। उससे कम से कम 2, 3, 4 मन फी एकड़ जो नुकसान होता है, वो जो ज़मीन पे ज़ाया हो जाता है, वो भी बचेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें, और फिर हम सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छी मशीन दुनिया में इस वक्त हम महसूस करते हैं हमारे किसानों को फ़ायदा दे सकती है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करवाते हैं। हमारा वो भी एक विंग है इसका, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन
इंस्टीट्यूट है, उसमें ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है और उसमें वो मशीनें फिर हम किसानों को सस्ते दामों देते हैं। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब के साथ, लेकिन एक थोड़ी सी और लोकेशन के ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा नुमान साहब, ज़िंदगी में हर इंसान जब कामयाब होता है तो उसके अंदर किसी ना किसी का रोल ज़रूर होता है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी कामयाबी में किसका किरदार सबसे ज़्यादा आपको लगता है? देखिए हसन भाई, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वालिद साहब हैं जो मुझे इसमें लेके आए, क्योंकि मैं तो बड़ा आज़ाद सा बंदा था, इतना मुझे शौक भी नहीं था। लेकिन 2001 में जब उन्होंने मुझे इलेक्शन, नाज़िम के इलेक्शन के लिए तैयार किया, तो फिर उसके बाद सिलसिला चलता तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब के अलावा कोई और नहीं है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कहा जाता है कि जी हर आदमी की कामयाबी में किसी औरत का हाथ होता है, यानी उसका भी एक रोल होता है। तो ज़िंदगी में अगर मैं बात करूँ किसी खातून की, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया? देखिए हसन भाई, अगर कामयाबी की बात करते हैं तो मेरे वालिद साहब कोई 40 साल स्ट्रगल करते रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो जो सीखा सिखाया और जो बना बनाया मिला उनसे मिला। और जहाँ तक औरत की बात है, वो मेरी माँ की दुआएं हैं, क्योंकि कामयाबी तो जारी बात है, वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा होता है और उसमें वालिदैन की दुआ हो तो फिर वो आसान हो जाता है। तो इस तरह मैं तो समझता हूँ वालदा की दुआ थी। फिर उसके बाद आगे चल के शादी हो गई। फिर शादी के बाद अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी बीवी है, इस्लामी मतलब जो होता है माइंडसेट है, इस्लामी माइंडसेट है, नमाज परहेज़गार है, तो जारी बात है फिर उसकी भी दुआएं हैं। तो हमारा घर का माहौल भी थोड़ा सादा है, उसमें कोई इतना ज़्यादा वो मॉडर्निज्म कोई नहीं है और उस तरह की जो यानी आप खुशकिस्मत रहे इस लिहाज से भी कि माँ बाप के बाद आपको अहलिया भी अच्छी मिली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। बच्चों को कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह मेरे 6 हैं जी। 6 हैं जी, हाँ जी, माशाल्लाह। 2 बेटे हैं, 4 बेटी हैं। तो हाउ ओल्ड दे आर, मतलब बेटों की बात करूँगा जी। बेटा मेरा जो है वो अभी उसने उसमें लॉ में ग्रेजुएशन की है, तो बस उसकी वो डिग्री अब पेंडिंग है इसकी कोविड की वजह से। तो वो उसने इंग्लैंड से लॉ की LLB, और छोटा जो है वो O लेवल में है। इन्हें सियासत में ले आएंगे जैसे अल्टीमेटली एक सियासी खानदानों का होता है? ऐसा भाई देखें, एक लिहाज से ना ज़मीर मुतमिन है कि बच्चों को अच्छी तालीम देनी है। अब उस तालीम के बाद वो उस तालीम को किस तरह यूटिलाइज करते हैं ये तो अब उन पे डिपेंड करता है। लेकिन तालीम उस तरह की दी है कि इसमें ये भूखे नहीं मर सके। नहीं, लेकिन आपने बताया कि आपके फादर ने एक सियासत की और फिर आपको वो लेके आए, और डेफिनेटली जब शायद आपको लाए होंगे तो उस वक्त आपको इतना ज़्यादा, जब इंसान नौजवान होता है उसे मुश्किल लग रहा था या उसकी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन फिर वक्त के साथ में आपको तो अच्छा लगा होगा बाद में। तो आपका भी तो एक ज़हन होगा ना कि मैं भी अपने बच्चे को अगर नहीं भी आ रहा तो ज़बरदस्ती या उसे कह के उसे कन्विंस करके ले आऊँ। ऐसा भाई उसमें ये है कि जो बड़ा बेटा है ना जी, उसे कहने की जरूरत नहीं, उससे आ ही जाना है। अच्छा, वो आपको पता भी नहीं। वो काफी शौकीन है जी पॉलिटिक्स का। तो फिर उसके आगे सब्जेक्ट भी इस तरह के रिलेटेड है। वो IR में भी उसने मास्टर की है, अब LLB भी की है, तो वो काफी ज्यादा इस चीज का शौक रखता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करने से पहले किस सियासतदान की सियासत से आप मुतासिर रहे? देखिए एहसन भाई, मैं तो आपके सामने जैसे मैं बताया कि 2001 से मैं पॉलिटिक्स में आया, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुंसलिक हो गया और तकरीबन 13-14 साल उन्हीं के साथ रहा। तो उसमें जैसे वो जितना उन्होंने प्यार दिया, जितना उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की, हमदर्दी की, मुझे मिनिस्टर बनाया, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो
जैसा आपको पता है पंजाब का वो एक ऐसा ख़ानदान है जो मेहमानदारी में बेमिसाल है। तो उनसे माजरत करके जब मैं निकला हूँ तो फिर पीटीआई में आ गया। अब पीटीआई के साथ अल्लाह ताला कितनी ज़िंदगी गुजारता है। माजरत करने का रंज, दुख, अफसोस या कहीं ना कहीं होता ही है ना कि जी मैं असद भाई, मैंने उन्हें बड़ा क्लियर कट कहा था कि हर हलके की ना डायनामिक्स होते हैं और हलके में आपको ज़रूरत होती है जो वहाँ का माहौल हो, वहाँ के तरीक़ाकार हो। वो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनके साथ चल सकूं, लेकिन हालात और वाक़यात के साथ वो मुश्किल था। फिर वो फ़ायदा कोई नहीं था कि आप अपनी ज़िंदगी भी स्ट्रगल करें और फिर हासिल भी कुछ ना हो। तो वो अल्लाह की अमान भी गए, उन्हें समझ भी आ गई। तो आज भी मेरे ताल्लुकात उनके साथ उसी तरह जैसे पहले दिन से थे। दुनिया में सफ़र किया कहाँ कहाँ? इंग्लैंड गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, उसके बाद फिर जो यूरोप में तो ये 2 मुल्क फिर हूँ और फिर ये दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, इन जगहों पे भी जाता रहा हूँ। क्या सीखा? एक्चुअली एहसन भाई, 2 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं। यूरोप में तो मैंने देखा है कि डिप्रेशन है वहाँ पे, लोगों का जो ज़हन है, लोगों का जो वहाँ पे माहौल है वो एक घड़ी पे चलते हैं और उनका हमारा माहौल का बहुत फ़र्क है। तो हमारे जैसे लोग तो वहाँ पे चंद दिनों के लिए जा सकते हैं, परमानेंट नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा? इतना। तो पाकिस्तान की कौम को अगर थोड़ा सा मुआवजा करें उन कौमों के साथ, तो आपको इनकी क्या अच्छाइयाँ लगती हैं और क्या आपको लगता है कि हम थोड़ा पीछे हैं उन चीज़ों में? ऐसा भाई, हमने देखिए, आप भी गवाह हैं कि हमने पिछले, अगर हम मैं अपनी उम्र के लिहाज से बताऊं तो 85 से ऑनवर्ड, आज हम 2020 में बैठे हैं, तो ये जो 35 साल का अरसा है, इसमें हमने गवाया ज़्यादा, कमाया थोड़ा। वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चलती आई और वो पॉलिटिक्स हमारी कौम ने कबूल की और उसमें एंजॉय किया। आज जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आज जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट का वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस गवर्नमेंट को आप ये नहीं कंपैरिजन कर सकते कि ये पिछली गवर्नमेंट की तरह की गवर्नमेंट है। यहाँ पर आपको की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ी सख्त है। पिछली गवर्नमेंट्स में जो पॉलिटिशियंस थे वो मौज करते थे, जो उनको असाइनमेंट मिल जाती थी वो जब तक गवर्नमेंट रहती थी वो असाइनमेंट में ही रहते थे, बेशक उस असाइनमेंट में उन्होंने कुछ किया या ना किया। यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट में आपको हर दिन का हिसाब देना पड़ता है, हर मामले का आपको हिसाब देना पड़ता है और जहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस हो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि लोगों में एक जिम्मेदारी भी आ जाती है और एक जो काम का ज़रूरत है वो भी आ जाती है। लेकिन अब देखें ना, जैसे अब बात की जा रही है कि ईद के बाद भी या इसके राउंड अबाउट कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तो जैसे अचानक यहाँ पता चलता है मिनिस्टर साहब आज थे कल नहीं है, तो इससे एक जो काम करने वाला आदमी है उसमें वो अनसर्टेनिटी ही नहीं आ जाता फैक्टर उसके अंदर? देखिए असद भाई, अगर कोई काम करने वाला बंदा है उसे हटा देते हैं तो अल्टीमेटली वो नुकसान काम करने वाले का नहीं इतना होता जितना फिर उसको उस ओहदे से हटाने का होता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, इनको उसी इम्पोर्टेंस के साथ करना चाहिए और जो कैपेबल बंदा है, एलिजिबल बंदा है, मैं नहीं समझता कि उसको उसकी सीट से हटाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले अदवार में देखा है कि हमेशा रॉन्ग पर्सन फॉर सूटेबल सीट रहा है कि किसी भी सीट पे सही बंदे ने काम अक्सर नहीं किया। तो वो फिर उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हैं हुए तो मैं समझता हूँ कि मेरे कायद ने बड़ी
सोचो विचार के बाद ये मिनिस्ट्रियाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी, और इसके अलावा जो और पोर्टफोलियोज दिए हैं डिफरेंट कॉरपोरेशंस में, तो काफ़ी सोच विचार के बाद दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की हद तक मैं बात करूँ तो मामलात अल्लाह की मेहरबानी से बड़े साजगार हैं, और सारे लोग अपने महकमों में, अपने कॉरपोरेशंस में मेहनत से काम कर रहे हैं। सारा वक्त काम ही करते रहते हैं, कुछ वक्त अपने आप को भी देते हैं? देखिए असद भाई, जो पॉलिटिकल बंदा है ना, उसका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। पॉलिटिशियंस जो है बेसिकली हैं पॉलिसी मेकर्स, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी जो आपके ब्यूरोक्रेसी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी अहमियत की हामिल है, जो आपकी पॉलिसीज़ को ओन करती है, फिर उस पर मेहनत करती है। तो ये सिलसिला इस तरह ही चलता है। नहीं, लेकिन होता है ना कि जब आपके पास फारिग वक्त होता है, कोई मौसीकी बंदा सुन लेता है, कोई किताब पढ़ लेता है, इसी तरह कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, तो कोई। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है उस वक्त उसे ज़रूरत होती है, अगर उसको शौक है मौसीकी का तो मौसीकी सुनता है, अगर सफ़र का शौक है तो वो फिर छुट्टी लेके सफ़र पे चला जाता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा। काम के साथ, और ये होना चाहिए, ब्रेक मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि इत्मीनान जो है, या इसे मैं उसे कहूँ खुशी, कंटेंटमेंट, एक खुशी और चीज़ होती है, एक कंटेंटमेंट और चीज़ होती है। तो किस तरह आपको कोई जो कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको खुशी भी देता है और कंटेंटमेंट भी देता है? देखिए असद भाई, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब आप अपने हलके में जाते हो, लोग आपसे बात करते हैं और आप उनके काम कर चुके होते हैं और वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, बाय गॉड वो लम्हा बड़ा यादगार होता है, और इतनी खुशी महसूस होती है कि किसी ज़रूरतमंद का काम आपकी वजह से हो जाए। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान तरसता है इस चीज़ के लिए। कोई पछतावा? अल्लाह के फजल व करम से उस तरह का पछतावा कोई नहीं है। हाँ। तो बस एक चांस था मेरे पास, जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी पीपल्स पार्टी की 2013 में, हमारा ग्रुप था MNAs का, तो हम बीच में से पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए थे। लेकिन फिर बाद में हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ वापस आ गए थे, क्योंकि क्यू से इलेक्ट हुए थे। तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पछतावा था। अच्छा। लेकिन अदरवाइज लेकिन देखिए ना, आप परवेज़ इलाही साहब के साथ थे, आप पीपल्स पार्टी में गए तो पछतावा हुआ, आप वापस आ गए। हाँ जी। फिर आप परवेज़ इलाही साहब के साथ थे तो फिर आप इधर आ गए थे एक इंसान? नहीं, यहाँ से तो इजाज़त लेके आया हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे हल्के की पोजीशन ऐसी थी कि मुझे मैं उनके साथ उस लम्हे नहीं जा सकता था। हल्के को कितना टाइम देते हैं? हल्के को मिनिस्ट्री है ना, जारी बात, एक मुश्किल काम है, इसको भी करना। तो हाँ, हल्के को ऐसा भाई मैं कोई 15-20 दिन के बाद चक्कर लगता है, और फिर उस तरह चक्कर लगता है कि पूरा दिन बैठ के लोगों के मसले मसाइल जो होते हैं उनको हल करता हूँ। और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हल्के के जो मामला थे ना, बड़े पिछले दौर के ख़राब थे, झूठे पर्चे, तहसील में करप्शन सरेआम, हर चीज़ पैसों के साथ। अब दिल खुश होता है कि किसी तरह का इस तरह का माहौल नहीं है, अच्छे अफसर बैठे हैं और अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा, कभी कभी मिनिस्टर साहब ये ख्याल तो आता होगा ना, जिन लोगों ने जब आप अपोजिशन में थे तो आप लोगों को विक्टिमाइज किया, झूठे पर्चे जैसे आपने बात की, मुश्किलात पैदा की, पकड़ धक्कड़ की, अब आप इक़्तिदार में हैं, उनमें से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भी होंगे, बहुत सारे सियासतदान भी होंगे, तो कभी दिल तो करता होगा ना कि यार इनके साथ भी इस तरह किया जाए? बाय गॉड बिल्कुल नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता ऐसा भाई कि अच्छी मिसाल कायम करने के लिए ना आपको ये चीज़ों को ओवरलुक करना पड़ता है।
और बाय गॉड कोई लालच नहीं है, कोई अपने लोगों के साथ इस तरह का वो जैसे कहते हैं 2 नंबरी नहीं है। दिल करता है कि अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया है तो उसे ईमानदारी से निभाओ कि कल को आपने इस ओहदे का भी तो जवाब देना है। तो कोशिश यही है कि अमन अमान रहे, विक्टिमाइजेशन ना हो। तो उससे ये है कि आज आपके मेरे हल्के में पर्चे कम है, डकैतियाँ कम है, रिश्वतखोरी कम है, तो ये बड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। आपकी नज़र में एक अच्छा सियासतदान किस तरह का होता है? जो अपने लोगों के साथ मुखलिस हो। पाकिस्तान के ओवरऑल सारे सियासतदानों के ओर नजर डालूं तो कितने आपको मुखलिस नजर आते हैं? देखिए असद भाई, लोग पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि दोबारा जीतना इतना आसान काम नहीं होता। यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियन मेजॉरिटी है वो बार बार जीत के आते हैं, एक दफ़ा हार गए तो फिर अगली दफ़ा जीत जाते हैं। अगर बैड करैक्टर पॉलिटिशियंस हो तो वो कामयाब नहीं हो सकते। वो तो लोगों की बददुआएं ले ले के इतने दूर चले जाते हैं कि उनका वापसी का रास्ता ही नहीं होता। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इस लिहाज से अच्छी है कि लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों के साथ उस तरह बेईमानी और हेरा फेरी नहीं करते जिससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करें। बहुत सारे शोबे और भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, बहुत सारे, लेकिन अमूमी जो एक जनरल एक परसेप्शन भी है और एक हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिस भी है कि जो भी मसला होता है वो सियासतदानों को आप मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं, सियासतदानों के हवाले से बात होती है, बाकी सारे शोबे इग्नोर हो जाते हैं। वहाँ पर इससे भी शायद कहीं बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, लेकिन सियासतदान बड़े इजी टारगेट्स होते हैं। इसे किस तरह देखते हैं आप? ऐसा भाई मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ। देखिए जो पॉलिटिशियन है ना, हालांकि हल्के की सियासत लोगों को मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि एक्चुअली हमारी जो पॉलिटिक्स है ना इसमें लालच बहुत है। हम लालच में आके ना अपनी दोस्ती यारी को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। हमें कोई भी किसी तरह से कोई लालच मिलता है तो हम अपना ग्रुप तोड़ देते हैं, अपने रफाकत छोड़ देते हैं। तो एक ये हमारे में कमी लालच की ना हो जिस पे हम जैसे कहते हैं अपना मतलब कि थोड़ा ज़मीर मजबूत रखें। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान से बेहतर इंसान कोई नहीं, सियासतदान से बेहतर प्रोफेशन कोई नहीं, और सियासतदान से बेहतर प्रोफेशन के अलावा मतलब कि आदमी भी कोई नहीं, क्योंकि आप वो उस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं जिसमें आपने दुआएं लेनी है या बददुआएं लेनी है। ठीक हो गया। कौम के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज ज़रा दे दें। देखिए जी, मैं आपकी वसातत से क्योंकि एग्रीकल्चर का मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कौम को, तमाम गवर्नमेंट्स को कि एग्रीकल्चर को बेहतर करें, एग्रीकल्चर के लिए आप कोशिश करें, क्योंकि आपका किसान वो इंसान है जो मैं समझता हूँ कि तारीफ़ के काबिल है और खराज तहसीन के काबिल है कि वो दिन रात मेहनत करके आपके मुल्क को खुराक दे रहा है, आपके मुल्क को एक ज़िंदगी दे रहा है, मईशत दे रहा है। तो जिस जगह पे भी हो सके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर को बेहतर करें। जी नाज़रीन, खूबसूरत सा मैसेज है, और इस मैसेज से पहले जो उन्होंने बात की मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी लालच अगर हम छोड़ दें तो ये लालच सिर्फ एक शोबे के लिए नहीं है, मनहसूल कौम अगर हम लालच छोड़ दें तो एक बहुत बेहतरीन कौम के तौर पर हम सामने आ सकते हैं दुनिया के सामने। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान समझा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।